हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, देखो सबको आवाज़ आ रही है। तो भाई वेलकम टू आवर एनसीईआरटी महानिचोड़ सीरीज। और मैं आपको पहले बता दूं, ये जो हमारी स्पेशल सीरीज है, इसके बाद आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ के मतलब उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस सीरीज के अंदर आपके एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक सभी के चैप्टर्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स आपके पूरे एग्जाम तक काम आने वाले हैं। आप चाहे नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड देने वाले हो, तीनों ही केस में एनसीईआरटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। और उस एनसीईआरटी के लैंग्वेज को समझना, हर एक लाइन को सीखना और उससे शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग यही काम करने वाले हैं। और अगर हम लोग लाइव हो चुके हैं तो फटाफट से मुझे बताइए कि भाई आपको आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना। ठीक है, तो पूरा शेड्यूल आप लोगों के सामने है। हम पहले एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करेंगे और फिर उसी के साथ साथ हम इसके ऊपर बेस्ड कल के दिन क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका ऐसे ही होगा, वीक में मंडे केमिस्ट्री, ट्यूसडे उसके ऊपर प्रैक्टिस, फिर बॉटनी, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस, फिर जूलॉजी और उसके ऊपर प्रैक्टिस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं और काम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। अगर आपने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज आप इसे एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और अगर आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है तो आपका यहाँ पर बहुत प्रॉपर रिवीजन होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो सभी लोग तैयार हैं भाई, रेडी हैं? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हम लोग शुरू करें। और थोड़ा अपने दोस्तों भाई लोगों को बता देते हैं कि भाई जिनको भी एनसीईआरटी कवर करनी हो वो फटाफट से हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेमंत, हेलो जाट, गुड इवनिंग भाई। चलिए शुरू करते हैं। और डी ब्लॉक देखो, ऐसे चैप्टर से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं नीट के एग्जाम में। और जेई मेन की मैं आपको बताऊं 2024 के अंदर जितनी भी शिफ्ट थी सब मिलाकर करीबन 29 क्वेश्चंस डी ब्लॉक चैप्टर से आए थे और इस साल भी आएंगे और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आएंगे। तो ये शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग के पास भी अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी साथ में खुल के बैठ जाए, क्योंकि आपको भी साथ साथ पॉइंट्स हाईलाइट करने होंगे। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपसे भी थोड़ी देर के अंदर शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस लेक्चर के स्ट्रीम होने के बाद। चलिए, तो कहानी कह रहा है, ये कह रहा है कि आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स such as thorium, palladium and uranium are proving excellent sources of nuclear energy in modern times. आगे कह रहा है कि the D block of the periodic table contains the elements of the group 3 to 12। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इन एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में हम किसके नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाते हुए चलें, बहुत काम में आएंगे और बहुत आपको ये हेल्प करने वाला है। हेलो वरुण, हेलो आर्मी गर्ल, हेलो अर्पित, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज ये भैया एनसीईआरटी को बिल्कुल आप डिकोड करने वाले हो। एनसीईआरटी इस लेक्चर को कवर करने के बाद आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी अगर आप प्रॉपरली काम कर लेंगे हमारे साथ। तो ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long period। तो आप देखें ध्यान से, हमने जब कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखा था, यहां होता है 1s, फिर होता है 2s और 2p, फिर यहां पर क्या होता है 3s, 3p और 3d, फिर यहां पर कौन कौन होता है 4s, 4p, 4d, 4f। याद है आप लोगों को? तो हम देखा कि सबसे पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, और 4s के बाद कौन भरना शुरू होता है? 3d भरना शुरू होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस d सबशेल में आता है तो उन एलिमेंट्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो सेम चीज ये कह रहा है कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, अब आप ध्यान से देखना,
3D से पहले क्या भर चुका होगा? 4s, यानी 4s पहले ही भर चुका होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 3D भरना शुरू होगा। तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो तो ये होगा, इसे हम कहते हैं nth शेल। nth शेल बोल लो, या इसे आप वैलेंस शेल बोल लो, या फिर आप इसे आउटर मोस्ट शेल, जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो। अब अगर ये आउटर मोस्ट है n इक्वल टू 4, तो बताओ n इक्वल टू 3 आपका कौन सा शेल होगा? ये आपका इनर शेल होगा। कौन सा शेल होगा? इनर शेल। तो ये n, तो ये क्या होगा? n-1d। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है ns और ये क्या होगा? n-1d। तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम यही बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d सबशेल। तो जिस भी एलिमेंट में ऐसा होता है उन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच 4f and 5f orbitals are progressively filled। फिर इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है f ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सीधा से नाम से पता लग रहा है कि f ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है इन n-2f सबशेल। तो वो आप आगे देखोगे भी कि कैसे होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? n-1d में, और f में किस में एंटर करता है? n-2f के अंदर। मेरा सिस्टम थोड़ा दूर है तो अभी कमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। अदनान, किस चीज का पैसा वापस नहीं मिला आपको? बताओ आप मुझे, है ना। आगे पढ़ते हैं, देखें। They are placed in a separate panel at the bottom of the periodic table। अभी हम देख ही लेंगे उसको। The names transition metals and inner transition metals are often used to refer to the elements of D and F block respectively। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम इनको एक और नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है वो भी हम थोड़ी देर के अंदर सीख लेंगे, सही है। लेकिन जो एफ ब्लॉक वाले हैं इनका एक और नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। वैसे अगर मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए याद रखने की चीज बताऊं तो देखो, ये तो मैंने ऐसे ही लिखवाया था, आपको इसकी भी जरूरत है नहीं, बट आप ध्यान रखना, एक्सेप्ट ग्रुप 12। ग्रुप 12 में कौन कौन आता है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो इन ग्रुप 12 वालों को छोड़ दो, एक्सेप्ट ग्रुप 12, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। तो इस बेसिक सी चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 12 को आप छोड़ दो, ग्रुप 12 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो इस पैराग्राफ से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक बार देख लो आराम से। अब हम चल रहे हैं अपने अगले पेज पर। तो देखें, अगले पेज पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज दी हुई है। ठीक है। एनसीईआरटी में ये नहीं दी हुई है, मैं पहले इनको सिखा रहा हूं आपको, फिर अपन आगे चलेंगे। रेडॉक्स का वन शॉट करा दूं, बिल्कुल ऑफिशियल रेडॉक्स का भी मैं एक रिकॉर्डेड प्रॉपर वन शॉट डालूंगा चैनल पे, मैंने अपलोड कर दिया, आज मैं पब्लिश करवा दूंगा उसको रात को, और फिर हम नीट के लिए एक लाइव सीरीज शुरू करेंगे, वहां पर भी हम दोबारा से उसको कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखें ये 3D सीरीज है। इस सीरीज के एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, ये इस पीरियोडिक टेबल का 4th पीरियड होता है। क्या होता है? 4th पीरियड होता है। और ये कौन सी सीरीज कहलाती है? 3D सीरीज कहलाती है। तो अभी एनसीईआरटी में इन सब की डिटेल्स वो देगा, तो उस पेज पर हम चलते हैं, है ना। तो पहले मैं इस पेज को यहां लेता हूं ताकि आप ये देख पाओ कि मैं सीधा यहां क्यों आ गया हूं। चलिए, तो देखो, इस पेज के बाद अपना ये वाला पेज है एनसीईआरटी का। देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, 3D सीरीज कैडमियम टू जिंक, 4D सीरीज yttrium to cadmium, and 5D series and 6D series which is actinium and elements from RF to Cn. ठीक है, Rutherfordium 2. So the 2 series of the inner transition metals 4f and 5f series are known as lanthanoids and actinoids respectively. तो
इसलिए पहले मैं आपको सीरीज से मिलवाता हूं। तो ये कह रहा है कि आपके पास 3D सीरीज है, 3D सीरीज में स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इनके ग्रुप नंबर जरूर 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 याद रखें। इसका ग्रुप नंबर होता है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8, यह है 9, यह है 10, यह है 11 और यह है 12। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर्स हैं, पहला। दूसरा, एटलीस्ट 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए। 4D 5D के हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3D सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर 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 याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर केमिकल बॉन्डिंग, मैक्सिमम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत काम में आता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, सबकी अपनी अपनी होती है। मेरी ट्रिक कुछ ऐसी है कि स्कीम टाई वाले क्यू माने फिर कोई निकला कोटा जाने, है ना। और कई लोगों की होती है साइंस टीचर विनीता कुरमानी, मन फेंको नी क्यों जाने, एक वो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, फिर कोई नया कप जीतेगा, एक विराट कोहली वाली भी कुछ है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है वो ट्रिक आप यूज करें, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एलिमेंट्स के सिंबल और उनके नाम याद होने चाहिए। हाँ ऑफिशियल अभी हम लोग नीट काका जी और हम, क्योंकि हम साथ में ही हम लोग पार्टनर्स ही हैं, तो बेसिकली हम लोग एक नया प्रैक्टिस पावर बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसकी सारी डिटेल्स बहुत जल्दी हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है तो इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे, जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर महारथी बना देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही सुना है, हम लोग वहां पर भी साथ में मिलकर हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसका नाम है, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अलार्म बज गया, अलार्म, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया है। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये तो मुझे पता है अच्छे से कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहते हैं। इसका होता है 3D1 4s2, टाइटेनियम का होता है 3D2 4s2। भाई जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है वो इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। आज के दिन कम से कम अलग अलग टाइम पर 4 से 5 बार आप इन कॉन्फ़िगरेशंस को जरूर लिखें, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है। मैंने बोला आयरन, तो आपके मुंह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलना चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लें। वेनेडियम बनता है 3D3 4s2, और बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते हो क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 3D5 4s1। लोग कहते हैं कि ये हाफ फिल्ड है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर 3D5 4s1 हो जाता है। ये इसका एक फैक्टर है, लेकिन यही इसका एक्चुअल फैक्टर नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल फैक्टर क्या है, आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर आता है मैंगनीज, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s2। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6 4s2। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D10 4s2। तो ये आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एटलीस्ट 3D सीरीज तो आपको किसी भी हालत में याद रखनी ही चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ये कारण ऐसा क्यों होता है। इसका कारण सिर्फ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी एक कारण है, लेकिन वो इसका माइनर कारण है। इसका जो मेजर कारण है वो मैं आपको बताता हूं। तो आप ये ध्यान रखना कि देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, और देखो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप आज याद कर लेना, ठीक है। नहीं साहिल, ये सीरीज फुल होगी, मिड में बंद नहीं होगी, पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। अब हमने पूरा प्लान करके आपके साथ ये सीरीज स्टार्ट की है, और ये सीरीज बंद नहीं होगी। अभी इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी चल रही है, फिर धीरे धीरे फिजिक्स में जो चैप्टर रिक्वायर्ड होंगी वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके अलावा भी आपको और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम लोग उसको भी साथ में फिलअप करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है रिगार्डिंग थियरी, रिगार्डिंग प्रैक्टिस, तो बने रहे साथ में। अब आपकी जो नीट की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें जो भी आपको सपोर्ट और हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा मिलेगा। ये सीरीज बीच में बंद नहीं होगी।
ठीक है, चलिए, तो ये न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस, इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो इधर आपका 3d ऑर्बिटल है और इधर आपका 4s ऑर्बिटल है। क्या है? 4s ऑर्बिटल है। अब अगर इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं कि डी ब्लॉक वालों के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई होता है। तो अगर हाई न्यूक्लियर चार्ज है तो ये क्या होगा, देखो इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन 3d से पहले कौन भर चुका है? 4s। तो 4s वालों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, और इस वजह से क्या होगा, देखो यहां पर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो पुल करने से क्या होता है कि जो 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक बार क्लासरूम में आना, तो जो 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और ये खिंचकर 3d वालों के पास आ जाते हैं। अभी देखो, ये पहले इसमें इतना गैप था, अब इनके बीच में सिर्फ इतना गैप है। तो बताओ यहां पर क्या होता है? देयर इज लो एनर्जी गैप बिटवीन, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ns ऑर्बिटल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? n-1d ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ns और इसको बोलेंगे n-1d। तो इनके बीच में लो एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन ns एंड n-1d ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉन can easily transit between ns and n-1d subshells, या रादर आप बोलो ऑर्बिटल्स। तो आप ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी आप आगे चलकर देखोगे, अभी आप पहली बार इस रीजन को देख रहे हो, धीरे धीरे हम इनको और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इसको आप और यूज करोगे। अभी आप आगे देखोगे कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका कारण भी क्या होता है? ns और n-1d ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है। तो ध्यान रखें, सिर्फ हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होना ही इसका कारण नहीं है। 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? कम क्रिएट हो जाता है, छोटा गैप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से 3d से 4s में और 4s से 3d में आ जा सकता है। हेलो शिखा, हेलो। यस, बिल्कुल शिखा, ये बिल्कुल सही है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। खैर चलिए आगे चलते हैं अपनी अगली सीरीज के ऊपर, जिसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ 4d सीरीज। ध्यान रखें, 4d सीरीज पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड को बिलोंग करती है। किसको बिलोंग करती है? 5th पीरियड को। अब 3d सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैक्सिमम लोगों को आते हैं, लेकिन 4d और 5d में हम इतना फोकस नहीं करते हैं। तो इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आप उस ट्रिक को फॉलो करें। आप ध्यान रखना कि 4d सीरीज में 3 and 9 नहीं आता, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अरे ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो उसका लॉजिक तो है, जो मैंने आपको भी पिछले पन्ने पे सिखाया, लेकिन ये ट्रिक है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को याद करने के लिए। तो आप ध्यान से देखें, ये 4d सीरीज है, तो ये स्टार्ट होगा 4d1 5s2 से। अब भैया गिनती गाना शुरू करो, ये क्या बनेगा? 4d2 5s2। ये क्या बनता? 4d3 5s2। लेकिन जैसे मैंने आपको सिखाया, इस सीरीज में 3 नहीं आता है। आप ध्यान रखना, ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, दोबारा कभी आपको डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 3 आना चाहिए था, बट 3 नहीं आता है अपनी ट्रिक के हिसाब से। तो आप क्या करोगे? 4s के एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दोगे, तो ये बन जाएगा 4d4 4s1। समझ पा रहे हैं? आना चाहिए था 4d3 5s2, एक इलेक्ट्रॉन को आपने इधर स्विच कर दिया, तो वो क्या बन गया? 4d4, सॉरी ये बन गया 4d4 5s1। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, क्या ये हाफ फिल्ड है? नहीं। तो भैया ये कैसे बदल गया? चलो पिछले पेज पर तो मैंने मान लिया कि ये हाफ फिल्ड था, ये फुल फिल्ड था, इसलिए 9 10 में कन्वर्ट हो गया और 4 5 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहां कहां है? ये 4d3 था,
ये 4d4 5s1 में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये तो हाफ फिल्ड नहीं है। तो आप मेरी बात समझो, एक्चुअल रीजन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है? 4d और 5s की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रॉन जब मर्जी हो 4d में जा सकता है और जब मर्जी हो 5s में जा सकता है। इस रीजन के ऊपर फोकस करें, आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज अपने बहुत काम में आएगी। धर्मेंद्र रावत, हाँ बिल्कुल, इसको पढ़ने से आपकी बिट सेट लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री आराम से तैयार हो जाएगी। और देखो, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइंस से रिलेटेड, आपको एनसीईआरटी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बार तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो पढ़ो ऐसे कि एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबे लेक्चर्स होंगे, लेकिन आपके लिए मोस्ट यूजफुल लेक्चर होने वाले हैं। और मेरे साथ साथ आप एक अलग से कॉपी बना लें एनसीईआरटी महानिचोड़ के नाम से, वहां पर ये एक्सट्रैक्ट जरूर 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 लिखें, ठीक है? वैसे इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे मिलेगी, बट स्टिल आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये 4d4 हो गया ना, कुछ मत करो, गिनती को चलने दो। 4d5 5s1, 4d6 5s1, 5s वाले को चेंज मत करो, 4d7 5s1, 4d8 5s1, 4d9 5s1। लेकिन इस सीरीज में 9 नहीं आता है। अब इस सीक्वेंस को फॉलो करो तो देखो 9 आ गया है। तो क्या करेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन को वापस यहां शिफ्ट कर दो, तो पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4d10 5s0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखें ही रखें। फिर ये नॉर्मल फॉलो करेगा 4d10 5s1 और 4d10 5s2। इस तरह से आप 4d सीरीज यानी फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 3 और 9 नहीं आता है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज करें और अगले आने वाले 3-4 दिन तक दिन में करीबन 1 से 2 बार ये कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिख लें। मैं एक और चीज आपको बता दूं, एनसीईआरटी में ही 2 अलग अलग जगह टेक्नीशियम के 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, ठीक है? पीरियोडिक टेबल में इसे 4d5 5s2 दिया है और डी ब्लॉक में इसे 4d6 5s1 दिया है। थोड़ा चेंज है, बट ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं क्योंकि ये दोनों इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ऑर्गेनिक में दिक्कत होती है शिखा, तो अभी ऑर्गेनिक के जब एनसीईआरटी अपन कवर करेंगे तो उसे आप अच्छे से पढ़ें, आपकी सारी प्रॉब्लम वहां पर दूर हो जाएगी, ठीक है? तो कई लाइंस अभी यहां भी आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल सिखा रहा हूं इसलिए। चलिए 4D सीरीज, तो 4D सीरीज की ट्रिक क्या है? 3 और 9 इस सीरीज में नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं 5D सीरीज की। 5D सीरीज जो है वो इस पीरियोडिक टेबल का 6th पीरियड है। कौन सा पीरियड है? 6th पीरियड है। तो यहां पर देखो इन्होंने हॉफनियम लिया है, तो यहां पर आप साथ में लेंथेनम भी लिख दो। तो लेंथेनम होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। ये जो स्टार है ये लेंथेनॉइड्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? लेंथेनॉइड्स को। और इन लेंथेनॉइड्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 58 से लेकर 71। जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको बता दूं कि जो लेंथेनम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्योंकि कई बार लिखते टाइम ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कई बार लिखते वक्त लेंथेनम को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ लिखा जाता है, पर लेंथेनम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। पहली बात, लेंथेनॉइड्स 58 से 71 होते हैं और सभी के सभी लेंथेनॉइड्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं। अब देखो 71 पे खत्म हुआ तो हॉफनियम शुरू होता है 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 80 तक चलता है। इस तरह से अगर आपको इस सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है तो उसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि यहां पर 8 नहीं आता। देखो जो 4D सीरीज थी उसमें 3 और 9 नहीं आता था, इस सीरीज में 8 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 8। अच्छा, तो उसको कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है। देखो
ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। तो ये बनेगा 5D1 6s2। सही है। अब आप चलते रहो, यहां आपको एक्सेप्शन नहीं दिखेगा शुरू में कोई भी। कैसे? 5D1 6s2, 5D2 6s2, 5D3 6s2, यहां लिखोगे 5D4 6s2, यहां बनेगा 5D5 6s2। अब आपको चमकेगा, अरे सर इस एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 5D5 6s1 बन जाएगा। नहीं बनता। क्या कर लोगे? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सजेस्ट करती हैं उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन 5D4 6s2 ही आता है। अब देखो यहां पर कोई हाफ फील्ड वाला फंडा नहीं आया। ये 5D4 6s2 था, ये 5D5 6s1 में कन्वर्ट नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रह गया है। इसीलिए आपकी ट्रिक काम में आएगी। 8 तक बढ़ते चलो, ये क्या बन जाएगा? 5D6 6s2, ये क्या बनेगा? 5D7 6s2। आइला गलती हो गई, उसको उधर शिफ्ट करना था। एक सेकंड रुको, एक एलिमेंट पीछे रह गया है। तो ये लेंथेनम से शुरू होगा ऐसे, ठीक है। तो ये 7, ये क्या बनेगा? 5D8 6s2। अब ये 8 बनता, क्या बनता? 8। लेकिन 8 तो आता ही नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करो, 8 नहीं आता, तो ये क्या बन जाएगा? 5D9 6s1। ये क्या बनेगा? 5D10 6s1। ये क्या बनेगा? 5D10 6s2। तो इस तरह से आप इन तीन, सबसे पहले डी ब्लॉक चैप्टर कवर करने से पहले आप इन 3 सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सीखें। अगर आपको पूरे याद नहीं रह पाते हैं, वैसे तो मेरी ट्रिक है जो मैंने आपको सिखा दी है। इस सीरीज में 3 और 9 नहीं आता, इस सीरीज में 8 नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रह जाए तो जो एसेंशियल है, एसेंशियल कॉन्फ़िगरेशंस मैं बता देता हूं। फिर भी एक देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, 3D सीरीज तो आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा पैलेडियम, प्लेटिनम, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन जरूर 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 याद रखें। इतना तो कर ही लेंगे हम लोग, सही है। हाँ, 6s2 सब में है इस वाली सीरीज के अंदर, एक्सेप्ट दिस, ये और ये। तो वो ऐसे मत याद रखो, आप तो देखो जब तक 8 नहीं आता कुछ नहीं बदलना। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 आना था, लेकिन 8 नहीं आता तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा दिया, तो ये क्या बन गया? 5D9 6s1 बन चुका है। सही है। चलिए, कॉन्फ़िगरेशंस को सीखने के बाद अब चलते हैं एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स पर। तो एक बार मैं इस वाले पेज को वापस नीचे ले आता हूं। अरे 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 भाई, बस बस यहीं पे आ जाओ। चलिए अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आओ पढ़ो। There are mainly 4 series of the transition metals, 3D series, scandium to zinc, atomic number 21 to 30, yttrium 39 से लेकर 48, और 5D सीरीज लेंथेनम 57 से लेकर मरकरी जो कि कितना आ जाता है 80, and 6D series which is actinium and elements from RF to CN. The 2 series of the inner transition metals 4F cerium to lutetium and 5F thorium to lawrencium are known as lanthanoids and actinoids. तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, लिख लिया अपन ने कि जो 4F सीरीज है उनको हम लोग lanthanoids बोलते हैं और 5F सीरीज को हम लोग actinoids बोलते हैं। और अभी आगे चल के जब हम F ब्लॉक कवर करेंगे तब इनकी बात करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को भाड़ में जाने दो। Originally, the name transition metals was derived from the fact that their chemical properties were transitional between those of S and P block elements. पहले ऐसा कहा जाता था कि भाई देखो D ब्लॉक बीच में बैठा है, इधर S ब्लॉक है, इधर P ब्लॉक है, और S से P में जब आप जा रहे हो तो प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन हो रहा है। S ब्लॉक में क्या होती है? मेटल्स, P ब्लॉक में जनरली क्या होती है? नॉन मेटल्स। तो ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता था। लेकिन अब सुनो कहानी। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC, transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell either in neutral atom or in their ions. अब देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छा असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि अकॉर्डिंग टू IUPAC
डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रू और फॉल्स, तो भैया ट्रू है। फिर वो लिखेगा दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज देयर प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो आप बोलोगे गलत है। IUPAC के हिसाब से ये डेफिनेशन गलत है कि इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशनल होती है इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। नहीं 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 नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों हैं IUPAC के हिसाब से? क्योंकि इनके न्यूट्रल एटम में और इनके आयंस में इनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो यहां पर अब अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, these are the elements which have what? Incompletely filled what? d orbitals in the neutral atom, in the, मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हो, इन द न्यूट्रल एटम। कई बार इस चीज को ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं, जब उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, और इन देयर आयंस, इसको कभी बोल देते हैं उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्योंकि देखो वो कुछ भी लिख सकता है टेक्निकल लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज भी एज इट इज समझ में आनी चाहिए। तो न्यूट्रल एटम यानी ग्राउंड स्टेट और उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी सबशेल कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड। अब बताओ डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जल्दी से बताओ मुझे। है 10 आ सकते हैं। तो 10 की जगह अगर 4 हो, 3 हो, 5 हो, तो फिर आपके पास वो इनकम्प्लीटली फिल्ड कहलाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं कॉपर और एक तरफ लिखते हैं जिंक। इस दुनिया में कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +2, यानी इसके ऊपर चार्ज या तो +1 आएगा या +2 आएगा। जिंक की इस दुनिया में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज +2। सही है। तो आप देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। बताओ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s2। सही है। अब आप देखो जब जिंक से जिंक +2 बनेगा, तो देखो इतना आप लोग समझते हो, नहीं समझते हो तो सुन लो। 4 3 से बड़ा है, तो 4s जो है वो आउटर मोस्ट शेल है, इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। सुन लेना ध्यान से, हम जब भरते हैं तो 4s पहले भरता है और 3d बाद में भरता है। भरा कैसे भी जाए, जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से। आई थिंक ये हैंग हो गया है, वो चेक करना, इको तो नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई देखो एक बार आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है? सॉरी कुछ ग्लिच आ गया था इसलिए बीच में रुक गए हम लोग, है ना। आवाज़ ठीक आ रही है सबको? देखो एक बार, इको तो नहीं आ रहा इसमें? डीनोइजर लगा दे। एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा आवाज़ में इशू आ रहा है आई थिंक। चलिए ठीक है। तो देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसका मतलब क्या है मैं फिर से बता देता हूं। तो वो एलिमेंट्स हैं जिनका या तो न्यूट्रल एटम देख लो या फिर उसका आयन देख लो। तो न्यूट्रल एटम और आयन में अगर डी सबशेल पूरा भरा हुआ है, सिंपल मतलब अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, और डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। जैसे आप यहां देखो जिंक Zn+2, तो ये हो गया 3d10। तो देखो यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फुलफिल्ड है, तो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। और यहां देखो कॉपर +1 +2 ये जो है यहां पर इनकम्प्लीट है। कहां पर?
कॉपर +2 में इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। कैसे? देखो +1 में तो ये D10 है, लेकिन इसकी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक और आयन बनता है जिसमें 3D9 बनेगा, और 9 मतलब D सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो जरूरी नहीं एक आयन, उसके जितने भी पॉसिबल आयंस हैं, अगर उनमें से किसी में भी D इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो जो कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जो जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको याद रखने को कहा था कि एक्सेप्ट ग्रुप 12 एलिमेंट्स ऑल आर ट्रांजिशन, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे लिख सकते हो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। देखो लिखा हुआ भी है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखो, उसने पहले तो आपको प्यार से सिखा दिया न्यूट्रल एटम और आयंस, और बाद में वर्ड वो क्या यूज कर रहा है, ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने पहले लिख दिया आपके लिए, इसीलिए कि देखो ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हेंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ शुभ, हम ऑर्गेनिक की भी ऐसे एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, और आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक को समझना है तो आप मुझे बता दो, वो भी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए। However, being the end members of the 3D, 4D and 5D transition series respectively, their chemistry studied along with the chemistry of the transition elements. तो बेसिकली ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि डी ब्लॉक के मेंबर हैं तो इनको भी बाकी मेंबर्स के साथ ही इनकी पढ़ाई की जाती है। The presence of partially filled D or F orbitals in their atoms make transition elements different from that of the non ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी आपने देखा, इनका डी सबशेल पूरा भरा हुआ है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो पिछले पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है ये डेफिनेशन। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते भी रहते हैं और ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। हेंस transition elements and their compounds are studied separately. However, the usual theory of valence as applicable to the non-transition elements can be applied successfully to the transition elements also. मतलब ये कह रहा है कि जो वैलेंस शेल वाली थ्योरी है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वो दोनों तरह के एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है, तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने का नहीं है। Various precious metals such as silver, gold and platinum and industrially important metals like iron, copper and titanium belong to the transition metal series. हमको पता ही है, तो इसमें कुछ याद रखने का है नहीं। In this unit, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence and general characteristics of transition elements, with special emphasis on the trends in the properties of the first row, that is 3D series transition metals, along with the preparation and properties of some important compounds. ठीक है, this will be followed by consideration of certain general aspects such as electronic configurations, oxidation state, chemical reactivity of the inner transition metals. इस पैराग्राफ में कुछ भी काम का नहीं है, it is useless, it can go to भाड़, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसमें बता रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं, देखें द ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो पोजिशन तो हम जानते हैं कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और उसमें से अगर आप ग्रुप 12 को छोड़ दो तो जो बाकी बच गए उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। The D block occupies the large middle section of the periodic table, flanked between S and P blocks in the periodic table. पता है हमको। The D orbitals of the penultimate energy level. अब ये penultimate क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझो मेरी बात को। जैसे मैं आपके सामने एक बार जिंक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ये कुछ छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। सही है। तो आप देखें यहां पर n की वैल्यू 1 है, n मतलब एनर्जी शेल 2, 3, 4। तो ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, या फिर आप इसे वैलेंस शेल, या फिर कई बार इसे अल्टीमेट शेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट है। पेनल्टीमेट क्या हो गया, एक कम चले जाओ, तो ये पूरा का पूरा n-1 शेल है। तो या तो आप इसे इनर शेल बोलते हो, या फिर आप इसे पेन अल्टीमेट शेल बोलते हो। मतलब अल्टीमेट, पेन का मतलब है अल्टीमेट शेल के एक अंदर। तो ये आउटर मोस्ट शेल, उसके एक अंदर वाला जो शेल होगा वो पेन अल्टीमेट शेल कहलाएगा। अगर आप उसके और अंदर चले जाओ तो देखो ये वाला शेल n-2 है। कौन सा शेल है, n-2। तो जो n-2 शेल है उसे हम लोग इनर मोस्ट बोलते हैं, इनर मोस्ट शेल, या फिर आप इसे एंटे पेनल्टीमेट शेल बोलो। क्या बोलोगे, एंटे पेनल्टीमेट शेल के नाम से आप इसे जानते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ वरुण बाबू, किसको पूछ रहे हो आप? कोई है? आप हो ना यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो आप ये समझें। अब देखो इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट यानी n-1 एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स receive electrons giving rise to 4 rows of the transition metals, that is 3d, 4d, 5d and 6d। तो ये अपन देख चुके हैं कि इसकी 4 सीरीज होती है, एक 3d सीरीज, एक 4d सीरीज, एक 5d सीरीज और एक कौन सी होती है, 6d सीरीज। ऑल दीज सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोन इन टेबल 8.1। तो आपको ये टेबल दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, आई थिंक ये रही वो आपकी इमेज। तो ये आपकी चारों सीरीज है, आई होप आपको विजिबल होगी। ये आपकी 3D सीरीज है, देखो 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3 4s2, 5 4s1, 5 4s2, 6 2, 7 2, 8 2, 10 1। मैंने आपको सिखाई दिया है। ये आपकी सेकंड सीरीज है जिसे आप 4D सीरीज के नाम से जानते हो। और मैंने आपको इसकी अभी भी ट्रिक सिखाई थी, बताओ इसमें क्या नहीं आता? तो इस सीरीज में 3 and 8 नहीं आता है। ओके, यह है आपकी थर्ड सीरीज जिसमें 9 नहीं आता, सॉरी गलत लिख दिया, 8 नहीं आता, यहां 3 and 9 आएगा, आई एम सॉरी। तो यहां 3 और 9 नहीं आता, यहां पर 8 नहीं आता है। और ये आपकी अगली 6D सीरीज है, ठीक है, तो जो कि रदरफोर्डियम से शुरू होती है और आपके पास CN पर जाकर खत्म होती है। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन जानने की जरूरत नहीं है। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2, 9 नहीं है तो 10 1 और 10 2, ठीक है। ये आपके पास आपकी पूरी की पूरी सीरीज होती है, क्लियर है। उसके अलावा देखो कई बार आपको इनके एटॉमिक नंबर्स आप रटने की कोशिश करते हो, जरूरत नहीं है। देखो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो आप लोगों ने बचपन में एक रूल पढ़ा है 2 8 8 18 18 32 एंड 32। तो देखो 30 प्लस 18 इज 48, 48 प्लस 32 मतलब इससे पहले 18 आ चुका है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 32 यहाँ और 32 यहाँ। तो देखो 48 प्लस 32 80, 80 प्लस 32 इज 112। तो इस तरह से आप इनमें से किसी का भी एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। जैसे टाइटेनियम है 22, तो 22 प्लस 18 इज 40 और 40 प्लस 32 इज 72, 72 प्लस 32 इज 104। तो आप इसमें से इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये आपकी 4 सीरीज हैं। हमें मेजरली जो प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की पढ़नी होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मतलब पहले एनसीईआरटी के पैराग्राफ कवर कर लेते हैं, इसके बाद वाला ये रहा। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने देख लिया है इन जनरल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखो आपने यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस लिखे उनसे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कई जगह ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1 d में
1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटने की जगह जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया, देखो ये रहा 4s ns n-1, तो n-1 में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है, और ns ऑर्बिटल में कहीं कहीं 1, कहीं कहीं 2, कुछ जगह पर 0 इलेक्ट्रॉन भी है, बट 0 को अपन लिखते नहीं है, इसलिए हमने इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, n-d 1 to 10 ns 1 to 2। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखो, कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। सही है, आगे बढ़ो। एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम वेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4d10 5s0। यहां उसने बता दिया है कि पैलेडियम के केस में ns ऑर्बिटल में एक 0 इलेक्ट्रॉन गया है, तो उसके अलावा बाकी सब जगह पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns 1 to 2 को फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ें। n-1 का मतलब क्या है? The n-1 stands for the inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electrons। ये कह रहा है कि ये n-1d, जिसे आप इनर शेल या फिर आप इसे पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हो, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कुछ याद नहीं करना, ये आ गया उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ो। However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns orbital। तो जब मैं शुरू में आपको बता रहा था कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर, देखो ये एनसीईआरटी ने आपको ये चीज बता दी है। सिर्फ हाफ फिल्ड क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है। जनरली लोग याद रखते हैं कि वो हाफ फिल्ड इसलिए, नहीं, सिर्फ वही कारण नहीं है, एक और कारण है कि जो आपके n-1d और ns ऑर्बिटल्स हैं, there is low energy gap, there is small energy gap between what, n-1d and ns orbitals, और इसीलिए इनके कॉन्फ़िगरेशंस रेगुलर नहीं होकर क्या होते हैं, इररेगुलर होते हैं। देखा हुआ भी है। However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns। और ये रीजनिंग अभी और आगे काम में भी आएगी आपके। आगे बढ़ो। Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper। ठीक है, पढ़ो। In the 3D series, for example, consider the case of chromium which has 3d5 4s1 configuration। पूरा explain कर रहा है, instead of 3d4 4s2। Reason, the energy gap between the two sets 3d and 4s of orbitals is small enough to prevent electron entering to the 3d orbitals। Similarly, in case of copper, the configuration is this, not this। The ground state electronic configuration of outer orbitals of transition elements are given in table 8.1। तो कह रहा है, देखो अब मेरी बात सुनो, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा और आपने याद भी ऐसे रखा होगा कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है, ये होता है। और उसका कारण क्या होता है, तो आप लोग फटाक से बोल देते हो, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो सेकेंडरी कारण है। साफ साफ देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द एनर्जी गैप बिटवीन 3d and 4s is small enough to prevent electron entering the 3d orbitals। मतलब इलेक्ट्रॉन को 3d ऑर्बिटल की जगह वो कहां पहुंचा देता है, 4s में। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इस पे अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1। सही है। फिर लिखेगा रीजन, कैसे लिखेगा, द स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 3d and 4s orbitals prevent, पूरी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन टू एंटर इन 3d orbitals। अब बताओ, ये स्टेटमेंट लिख देगा,
अब आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको लगेगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो गलत ही होगा। भाई जो पढ़ा नहीं वो तो गलत ही है, लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं नहीं भाई ये तुरु है, तुरु, और ये भी तुरु है, और दोनों मिला के तुरु लॉब हो गया। मतलब ये करेक्ट भी है, असर्शन या स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना, असर्शन लिख रहा हूं तो समझ लेना आप। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देख रहे हो विनोद, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी इसका सही कारण नहीं होकर क्या है, स्मॉल एनर्जी गैप। और कितना एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि इस साल आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करें और इसके आगे लिख दें FYQ। अरे सर ये PYQ सुनाता है, FYQ क्या होता है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए ये हम लोगों ने कवर कर लिया है कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड CN आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला n-1 D10NS2। मतलब कवि ये कहना चाह रहा है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी, उसके नीचे जो CN है, इन तीनों के केस में D सबशेल पूरा भर चुका है। The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxygen states. Therefore, they are not regarded as transition elements. तो अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। भैया ग्रुप नंबर 12 को छोड़ दो, ग्रुप नंबर 12 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, 3 से लेकर 11 वाले ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सही है, समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ें। The d orbitals of the transition elements protrude, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, बहुत ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है ना, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। The d orbitals of the transition elements protrude to the periphery of an atom more than the orbitals, that is S and P. Hence, they are more influenced by the surroundings as well as affect the atoms or molecules surrounding them. In some respects, ions of a given Dn configuration have similar magnetic and electronic properties. With partly filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display of a variety of oxidation states, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands. देखो ये पैराग्राफ इंडिकेट कर रहा है आगे आने वाली प्रॉपर्टीज को। अभी हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका कारण क्या है ये बता रहा है कि द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोट्रूड टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन द अदर ऑर्बिटल्स। मतलब अगर आप एक एटम को देखो और आपने मान लिया कि ये इस एटम की पेरिफेरी है, तो देखो s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, जो भी s ऑर्बिटल होगा। p ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप होता है, लाइक दिस। लेकिन जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो डबल डंबल शेप होते हैं। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि आपके ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ये एटम की पेरिफेरी के ज्यादा क्लोज होते हैं। तो जब भी बाहर से कोई फील्ड आएगा या बाहर से कोई एटम आएगा, उसका सबसे पहला इंटरेक्शन क्या होगा? डी ऑर्बिटल्स के साथ होगा। उसी के साथ साथ जैसे मान लो 4s ऑर्बिटल है, तो ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है। तो क्योंकि 3d ऑर्बिटल 4s के बहुत क्लोज आ जाएगा, इसीलिए 3d और 4s में जो एनर्जी गैप है वो भी रिलेटिवली क्या होता है? बहुत कम। तो इस लाइन का मतलब सिंपल सा यही है, ये लाइन यही समझाना चाह रही है कि देयर इज लो एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स। तो 3d और 4s ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। तो ये आपके समझने की चीज है। डन है? चलिए और आगे चलते हैं। The transition metals and their compounds also exhibit catalytic property, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, and paramagnetic behavior. All these characteristics have been discussed in detail later in this unit. तो अभी दिमाग नहीं लगाना है।
There are great similarities in the properties of the transition elements of a horizontal row in contrast to the non-transition elements. ये कह रहा है कि transition elements है ना, अगर आप एक पीरियड में चलो तो जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. However, some group similarities also exist. ठीक है, we shall first study the general characteristic and their trends in the horizontal rows यानी periods, particularly 3D row. तो हमको मेजरली जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो हम किसके लिए पढ़ेंगे? 3D सीरीज के लिए पढ़ेंगे. 4D 5D के लिए हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं. तो अपने को फोकस भी 3D सीरीज पे ही करना है. एंड देन कंसीडर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज. तो ये बता रहा है कि हम कैसे पढ़ेंगे. ओके जी, सही है, चलते हैं आगे. एक सेकंड दो, थोड़ा पानी पी लूं मैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. किसी को डाउट तो पूछ लेना भाई. चलिए देखें एग्जाम्पल 8.1. तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप भी देख सकते हो. ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट. तो आप बोलोगे भैया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d1 4s2 और जिंक का होता है 3d10 4s2. तो क्योंकि जिंक का डी शेल भरा हुआ है जिंक में भी और जब Zn2+ बनेगा उसमें भी, और स्कैंडियम का डी शेल कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है. तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. बात समझ में आ रही है? चलिए जी आगे चलते हैं. Silver atom has completely filled d orbital in its ground state. How can you say that it is a transition element? तो आप कहोगे कि देखो भाई साहब सिल्वर जो है, ठीक है, सिल्वर कहाँ पे आता है? कॉपर के साथ में. तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 4d10 5s1. सही है. अब सिल्वर की एक कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है, वो होती है Ag+. उसमें भी क्या बनेगा? 4d10 बनेगा. 4d10 में भी इसका डी सबशेल क्या है? पूरा भरा हुआ है. लेकिन कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के अंदर सिल्वर जब +2 में जाता है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनके अंदर, है ना, कई बार वो +3 में भी जाता है, तो वहां पर उसका जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं. जबकि जिंक के और मरकरी और कैडमियम के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता है. ठीक है. तो इस वजह से हमारा जो सिल्वर है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह काम करता है. चलिए अब हम प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी बेसिकली हम कौन सी सीरीज की बात करेंगे? 3D सीरीज की बात करेंगे. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज. नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज. कवि ये कहना चाहता है कि सभी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं. ठीक है ना. तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स. वैसे तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही मेटल्स हैं. ठीक है. और इन सभी के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर, यानी जो नॉर्मल एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सब इनमें होती है. विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स. मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो वो तो बाकी मेटल से वैसे भी डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. लेकिन मैंगनीज की भी अभी आप आगे चलकर देखोगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाकी एलिमेंट्स से मैच नहीं करती है. ठीक है. चलिए तो ये देखें, ये एनसीईआरटी में दिया गया डेटा है. आप में से कई लोग अब इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि पहले एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, वहां पर आप ये सब पढ़ते थे. तो स्कैंडियम ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, HCP-BCC. HCP स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड BCC स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो कवि यहां कहना चाह रहा है कि ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिनकी रूम टेम्परेचर पर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है. देखो स्कैंडियम HCP-BCC, टाइटेनियम HCP-BCC, BCC-BCC, BCC-CCP. CCP स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग.
ऑल्दो आपको याद नहीं रखनी है, देखो अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो एनसीईआरटी यानी एनटीए शायद ये डेटा आपसे पूछ ले, अदरवाइज आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। एक बार देखो आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी, सब कुछ ठीक तो चल रहा है? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते हैं। देखो देखो लिखा भी है यहाँ पे इसना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। खैर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आप लोगों को जरूर 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 याद रखना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, मतलब वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। फिगर 8.1 depicts the melting point of transition metals belonging to 3D, 4D and 5D series. The high melting points of these metals are, now this is very important reason, ये पूछेगा कि बताओ ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये रहा। The high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding. In any row, the melting point of these metals rise to a maximum at d5, except for anomalous values of manganese and technetium, and fall regularly as the atomic number increases. और सुने ध्यान से कि कवि क्या कहना चाहता है। पहले तो ये लिख रहा है रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने हमसे कहा कि देखो बंधु यहां पर क्या है, इसने कहा हमसे कि यहां पर क्या है n-1d इलेक्ट्रॉन है और साथ में क्या है ns इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये देखो इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द ns इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखो, मैं देखता हूं यहां पर ये क्रोमियम की वैल्यू हाईएस्ट दिखा रहा है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s1। समझने की कोशिश करना है, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो होता है 3s2 3p6 4s1। तो पोटेशियम की केस में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 4s इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देती है और कैटायंस बनाती हैं, दो कैटायंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो उन दोनों कैटायंस को बांध के रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो ये कौन सी मेटल है आपकी s ब्लॉक मेटल। ठीक है, लेकिन जो आपके d ब्लॉक मेटल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इनके और इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, कम, लो एनर्जी गैप। सही है, तो 4s के साथ साथ यानी ns के साथ साथ 3d n-1d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में क्या करना शुरू कर देते हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। तो ये चीज कह रहा है, तो आप ध्यान रखना, एज along with ns electrons, the n-1d electrons also participate in मेटालिक बॉन्डिंग। और वो भी क्यों, ड्यू टू लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप बिटवीन, अब देखो कितनी बार आ रहा है रीजन, n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो
n-1 d और ns ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप बना है वो बहुत छोटा है, तो ns के साथ साथ n-1 d के इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखना, हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स implies to more stronger metallic bonding। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटालिक बॉन्ड भी क्या बनेगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। आप देखो, अगर आप 3D सीरीज में चलो तो देखो स्कैंडियम, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। आप यहां देखो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1। उसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगले एलिमेंट मैंगनीज पर मेल्टिंग पॉइंट गिर गया। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम का, याद रखना, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूं यहां पर, क्रोमियम हैज the highest melting point in 3D series and tungsten has the highest melting point in D block। तो पूरे D ब्लॉक में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, और 3D सीरीज में आप देखो तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है और पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये आपके पैराग्राफ वाइज शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। इसके बाद आपको दोबारा ये एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और ना होनी चाहिए। खटाखट ये पढ़ो, रिवाइज करो। आप डी ब्लॉक चैप्टर को जब आपका लास्ट एग्जाम टाइम होगा 8 से 10 बार रिवाइज कर सकते हो सिर्फ इस चीज से। इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और चीज पे देखो जो कि नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरल लोग यहां स्किप कर देते हैं। ये देखो, यहां पर क्लियर डिफरेंस है। आप देखो, ये आपकी 5D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है और ये आपकी 3D सीरीज है। तो अगर आप जनरल मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो, किसका ऑर्डर देखो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 तक, है ना, थर्ड इसमें दिखाया नहीं है, फोर्थ ग्रुप से दिखाया है। तो फोर्थ ग्रुप से लेकर ग्रुप 11 तक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर 4D और फिर 3D। जनरल ऑर्डर जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो, कॉपर, गोल्ड और मरकरी एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, है ना। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, सॉरी मरकरी बोल दिया मैंने, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इनसे क्या बना करते थे, कॉइन्स बना करते थे। तो अगर आप कॉइनेज मेटल्स को देखो तो देखो, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे आगे आ गया है, फिर उसके बाद अगला नंबर है गोल्ड का, और सबसे पीछे कौन सा आ गया है, सिल्वर। यानी अगर आप इस सीरीज को देखो तो कॉपर बिलोंग कर रहा है 3D सीरीज को, सही है। गोल्ड आपका जो है वो जा रहा है 5D सीरीज को, और सिल्वर जो है वो किसको जा रहा है, 4D सीरीज को। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑर्डर्स बनते हैं। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉइनेज मेटल्स को छोड़ दो तो मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड क्या है, 5D सबसे ज्यादा, फिर 4D, और सबसे कम कौन होगा, 3D। लेकिन अगर आप कॉइनेज मेटल्स को देखो तो सबसे ज्यादा कौन है, कॉपर, फिर कौन है, गोल्ड, और सबसे पीछे कौन है, सिल्वर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर आप लोग जरूर 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 ध्यान दें, ठीक है।
समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए जी, किसी को डाउट हो तो मुझे बता। नहीं शिखा, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो। देखो, आप उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो। 3D5 4S1 है, तो ये बिल्कुल सही है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए था। लेकिन अगर अब यही है, इसने साफ साफ लिखा भी है इस चीज को कि मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है इस ट्रेंड को ब्रेक करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिखा हुआ भी है इसने, फॉर एनामोलस वैल्यूज ऑफ मैंगनीज एंड टेक्नीशियम एंड फॉल रेगुलरली। तो उसका कारण क्या है? इनकी इंटरनल मेटालिक स्ट्रक्चर्स। देखो, अगर मैं थोड़ा पीछे चलूं तो मैंगनीज ये दो तरह के स्ट्रक्चर शो करता है। तो कौन सी स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पे है? जैसे अगर रूम टेम्परेचर पे इसकी बीसीसी स्ट्रक्चर हुई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है रिलेटिवली कम हो, सीसीपी का क्या हो, ज्यादा हो। तो वो जो है वो डेटा उठाया गया है कहां से? वो डेटा से आता है सारा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंगनीज जो है वो ट्रेंड ब्रेकर है। ऑल्दो उसके डी सबशेल में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? एक सेकंड देना मुझे। फिर भी वो क्या करता है कि इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइंस पढ़ें। और देखो कह रहा है, द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडिल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज particularly favorable for strong inter-atomic interaction. In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding. Since the enthalpy of atomization, अब एक नया टर्म वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्या कह रहा है कि हर एक डी ऑर्बिटल में अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट हाई इसी वजह से हैं। ठीक है, अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मेल्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग चीज है। तो कह रहा है देखो, सिंस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, metals with very high enthalpy of atomization, that is very high boiling point, tend to be noble in their reactions. See later for electrode potential. देखो यहां पर ये एक टर्म यूज कर रहा है जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसको हम डेल्टा ए एच से लिखते हैं, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अभी के लिए मेटल के लिए यूज कर रहा हूं, किसी के लिए भी हो सकती है, अ मेटल टू इट्स गैसियस एटम्स। एक मेटल को डायरेक्टली अगर आप उसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दो, मतलब आपके पास है मेटल सॉलिड स्टेट में और आप इसे डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दो, तो यहां पर जो एंथैल्पी काम में आएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये इसका मतलब है, मतलब आप सॉलिड मेटल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे? गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। नहीं शिखा, जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो यहां पर भी पॉइंट भी आएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन जनरल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ बढ़ सकती है, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए काम करता है। आपको साफ साफ दिखा हुआ भी है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज रिलेटेड टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
Another generalization that may be drawn from figure 8.2 is that the metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series. तो ये कौन सा फिगर था? 8.1. अभी 8.2 आएगा, वहां आपको अलग ट्रेंड देखने को मिलेगा. सुनना, this is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ द हेवी ट्रांजिशन मेटल. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर देखो तो 3D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है, 4D और 5D सीरीज की रिलेटिवली क्या होती है? ज्यादा होती है, जो कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा, है ना. मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं, वैसे तो लिखा हुआ है कि ये वाली सीरीज 5D है, ये वाली सीरीज 4D है और ये वाली सीरीज क्या है? 3D है. और ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर आपको दिख रहा है. देखो, ये रहा क्रोमियम, ये टेक्नीशियम और ये आपके पास टंगस्टन. तो सेम उसी तरह से इस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है. बट एंथैल्पी ऑटोमेशन और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम चीज को डिनोट नहीं करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना. यहां पर भी आप देखें, यहां पर आपका 5D सीरीज यानी गोल्ड नीचे आ गया है, बीच में सिल्वर है और यहां कहीं आपका कॉपर है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में गोल्ड बीच में था, सिल्वर नीचे था और कॉपर ऊपर है. यानी अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो तो कॉपर का सबसे ज्यादा है, फिर गोल्ड और फिर सिल्वर है. लेकिन वहीं अगर आप इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर देखो तो कॉपर की सबसे ज्यादा है, फिर सिल्वर है और फिर गोल्ड है. तो दोनों का सिमिलर बिहेवियर है लेकिन सेम बिहेवियर नहीं है. इस चीज पे आप जरूर 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 ध्यान दें, ठीक है ना. इन जनरल जैसा मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है वैसा ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट है. ये आप थोड़ा सा समझ लें, बाकी इसमें कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है. चलिए जी, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड के ऊपर, जो आप सब लोगों ने सुना भी होगा और आपके काम में भी आता है. और यहाँ पर भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी जो आपके क्वेश्चंस के अंदर काम में आती है. यहाँ देखें, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, क्या कह रहा है? इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ध्यान सुनना, किसकी बात कर रहा है? इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज, जैसे मान लो स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, सारे +2 वाले आयंस आपके चल रहे हैं, उनकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं. वो ऑन कर देना स्टूडियोज में यार, लॉग इन करके स्टूडियो ऑन कर देना, ठीक है. अब इसका मतलब और समझाऊंगा. दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ d ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय यूनिटी. It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective. Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. ये क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा. और मैं समझाता हूं आपको कि जैसे आप सीरीज में चलो, ये स्कैंडियम है, यहाँ टाइटेनियम है, यहाँ वेनेडियम है, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ मैंगनीज है, यहाँ पर आयरन है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ निकल है, यहाँ कॉपर है और यहाँ जिंक है. अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो ये हो गया 3d1,4s2, ये हो गया 3d2,4s2, ये हो गया 3d3,4s2, ये क्या बन जाता है? 3d5,4s1. ये बन जा, थोड़ा पेशेंस रखना तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आप इसको डिकोड नहीं कर पाओगे इस लाइन को. ये बनता है 3d8,4s2, सॉरी गलत लिख दिया क्या? 5 रह गया, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, गलत लिख दिया. ये बनेगा 3d5,4s2. ये क्या बनता है? 3d6,4s2. ये बनेगा 7,4s2. ये बनेगा 3d8,4s2. ये बनेगा 3d10,4s1 और ये बनेगा 3d10,4s2. सही है. अब आप देखो, हम एक इफेक्ट होता है, हम बोलते हैं शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना. तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पावर का मतलब क्या है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से
न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट करने की पावर। तो शील्डिंग पावर सबसे अच्छी होती है एस ऑर्बिटल की, उसके बाद होती है पी, उसके बाद होती है डी, उसके बाद होती है एफ। देखो शील्डिंग में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका अंदर वाला शेल है और ये आपका बाहर वाला शेल है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से कितना अच्छा प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इसी चीज को हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर प्रोटेक्शन अच्छा है, अगर ये अच्छी शील्डिंग कर पा रहे हैं, तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इनकी प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा। तो आप मेरी एक बात ध्यान रखना, एक चीज याद रख लो आप, तो सिंपल, अगर शील्डिंग पुअर है तो Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सही है। और अगर शील्डिंग अच्छी है, इफेक्टिव शील्डिंग, तो उस केस में Z इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। दो चीजें आपको बहुत अच्छे समझनी होगी कि अगर शील्डिंग अच्छी है तो बाहर वाले, रट लो आप तो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर शील्डिंग अच्छी है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज कम काम करेगा। अगर शील्डिंग बर्बाद है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, वापस से चलते हैं कवि के पास। कवि क्या कह रहा है? In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius। देखो ये ions की बात कर रहा है, एटम्स की नहीं। एटम्स में चेंज होगा, तो मैं आपसे पहले एटम्स की बात कर ही लूंगा, पहले इसकी बात सुन लो, ठीक है। This is because the new electron enters a d orbital। तो देखो स्कैंडियम के केस में 4s पहले भर चुका है, देखो सभी के केसेस में 4s पहले से ही भरा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3D में। तो अगर मैं यहां आपको अरेंजमेंट दिखाऊं तो ये न्यूक्लियस है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3D अंदर वाला, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? 4s, जो कि क्या है? बाहर वाला है। तो बाहर वाला तो पहले से ही भर चुका है। अब स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3D में। फिर जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम गए तो 3D में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया। फिर आप टाइटेनियम से वेनेडियम आए तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बढ़ गया। फिर आप वेनेडियम से क्रोमियम आए, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बढ़ गया। देखो वापस से पढ़ो। This is because the new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unity। क्यों? क्योंकि हर एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया। बोलो इतना समझ में आता है? आता है ना? ओके जी। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज फिर सेम होने लगी, एट द एंड अचानक से बढ़ गई, ऐसा क्यों? शिखा, अभी आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आगे बढ़ो। It may be recalled that the shielding effect of a d electron is not that effective। देखो d और f जो होते हैं इनकी शील्डिंग पुअर होती है। तो मैंने आपको अभी भी क्या सिखाया कि जब शील्डिंग पुअर होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव बढ़ता है। Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, शील्डिंग पुअर है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो आयंस की साइज डिक्रीज होती जाती है। लेकिन ये आयनिक रेडियस की बात कर रहा है। एटॉमिक रेडियस में चेंज थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑल्दो उसने लिख दिया है कि द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ गिवन सीरीज, बट ये गलत है। रेगुलर डिक्रीज नहीं होती है, बीच में चेंज आता है, और अब उसी चेंज को आपको समझना है। मैं आपको बता देता हूं पहले,
आप सभी लोगों ने शायद ये पढ़ा हुआ हो कि सीरीज के शुरुआत में साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं तो सही है। सीरीज के मिडिल में साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। अभी आपके सामने आएगा आगे, और ध्यान रखना मैंगनीज जो है वो ट्रेंड ब्रेकर है। क्या है ये जो है, ये ट्रेंड ब्रेकर है, ये इस ट्रेंड को ब्रेक करता है। और सीरीज के लास्ट में साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, सीरीज के शुरुआत में साइज डिक्रीज होती है। उसका कारण क्या है, देखो शुरुआत में जो Z इफेक्टिव है वो, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर भरेंगे बाहर वालों को रिपेल भी करेंगे, बट शुरू में पुअर शील्डिंग की वजह से Z इफेक्टिव जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन पर डोमिनेट करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, तो सीरीज के बीच में Z इफेक्टिव और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन ऑलमोस्ट बैलेंस कर लेगा। और सीरीज के लास्ट में क्योंकि डी सबशेल पूरा भर चुका है, जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा। आप खुद सोचो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन कम होगा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा। तो शिखा जो आप पूछ रहे थे, सीरीज के शुरू में पहले साइज डिक्रीज होती है, बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट किसके लिए रहती है, Fe कोबाल्ट निकल के लिए, और लास्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये उसका कारण है। तो जब तक आपको ये शील्डिंग का पॉइंट याद नहीं है या फिर समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम आ गई क्या हो गया? इसमें दिक्कत क्या रही है बार बार? देखो भाई, एक बार आवाज वगैरह आ रही सबको? ठीक है, सही है। चलो, तो आप देखो यहां पे जो मैं कह रहा हूं, उसने कहा है हाउएवर द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन atomic sizes of one series are compared with those of the corresponding elements in the other series। मतलब आप 3D सीरीज को 4D और 5D से कंपेयर करो, तो हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ की बात करते हैं, है ना। इसने उसका कारण भी दिया है, बट पहले मैं आपको देखो दिखाना चाहूंगा एक टेबल। आई होप वो टेबल यहाँ पर हो, ये रही। आई होप ये टेबल आप सभी को विजिबल है। जो मैं कह रहा हूं उस चीज को अब आप लोग ध्यान रखना। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट फॉर्म में उस चीज को नहीं दिया है। अगर आप मेटालिक रेडियस की बात करो तो देखो स्कैंडियम 164, आई होप ये वैल्यूज आपको विजिबल होंगी, और अगर नहीं है तो अभी हो जाएंगी, एक बार देखो। आई होप अब आपको ये वैल्यूज विजिबल होंगी क्लियरली, ठीक है। तो ये है 164, ये है 147, ये है 135, ये है 129। फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज हुआ है, जो मैंने आपको लिखवाया। मैंगनीज जो है वो ट्रेंड ब्रेकर है। क्या है, ट्रेंड ब्रेकर। उसकी साइज अपने दोनों पड़ोसी से ज्यादा होती है, तो मैंगनीज एटॉमिक साइज के ट्रेंड को ब्रेक करता है, ये जरूर 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 याद रखें। फिर मैंगनीज के बाद देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम। और फिर लास्ट में साइज वापस से इंक्रीज होता है। इवन आप देखें जिंक और मैंगनीज दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये ट्रेंड एनसीईआरटी में टेबल की फॉर्म में दिया है, स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं दिया है। इसे जरूर 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 याद करें।
अब आप चाहे 3D सीरीज उठा लो, चाहे 4D सीरीज उठा लो, चाहे 5D सीरीज उठा लो, आप कोई भी सीरीज उठा लो, साइज का यही ट्रेंड चलेगा। सीरीज के शुरुआत में साइज डिक्रीज होती है, बीच में ऑलमोस्ट सेम रहती है, लास्ट में क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन मैंगनीज जो है वो ट्रेंड ब्रेकर है। मैंगनीज का साइज अपने दोनों पड़ोसियों के साइज से क्या होता है, ज्यादा होता है। एमएन ब्रेक कैसे करता है शिखा, ये इसकी लेटेस्ट स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है साइज, इसलिए। चलिए जी, अब चलते हैं आगे इस पैराग्राफ में, और इसके अगले पेज में कवि क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। तो कवि ये कह रहा है कि देखो बंधु, तुम्हारे पास 3 तरह की सीरीज होती है। एक होती है 3D सीरीज। कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज, जो कि प्रेडिक्टेबल का 4th पीरियड है, बहुत ध्यान से सुनना। फिर होती है 4D सीरीज, जो कि प्रेडिक्टेबल का 5th पीरियड है। और लास्ट में आती है आपकी 5D सीरीज, जो कि प्रेडिक्टेबल का 6th पीरियड है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुने, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप इसको पढ़ना, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो 3D सीरीज में कौन कौन होता है भाई साहब, स्कैंडियम से शुरू होती है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम एंड सो ऑन आता रहेगा। अगर मैं आपसे 4D सीरीज की बात करूं तो यहां पर होता है यट्रियम, यहां होता है जिरकोनियम और यहां होता है नायोबियम। सही है। और अगर 5D सीरीज की बात करूं तो यहां पर है लेंथेनम, फिर है हॉफनियम और फिर है टेंटेलम। और ये कहानी ऐसे चलती रहती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने हमेशा सीखा है कि यहां पर हम एक स्टार लगाते हैं। लेंथेनम का खुद का एटॉमिक नंबर है 57, हॉफनियम का है 72। और अगर आप इन दोनों के बीच में स्टार को देखो तो यहां पर आपके पास 14 लेंथेनॉइड्स आते हैं। कौन आते हैं, 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक वेरी करता है। ठीक है, इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है इन F सबशेल, जिसको हम N-2 F सबशेल बोलते हैं। अब आप देखो, थोड़ी देर पहले पिछले पेज पर आपने सीखा था कि F की शील्डिंग पावर तो सबसे ही बर्बाद है। वह सबसे अच्छी शील्डिंग किसकी है, S की, फिर किसकी है, P की, फिर किसकी है, D की, और फिर किसकी है, F की। तो क्योंकि F की शील्डिंग बर्बाद है तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। 4 and 5 series has almost similar properties to lengthenoid contraction। तो ये lengthenoid contraction है। हेलो ओपी गुप्ता, lengthenoid contraction का कारण भी यही होता है। तो आप देखें यहां पर जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा F सबशेल में जाएगा, और F सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, इंक्रीज होता है। तो इसको कई लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण भी यही है। तो शिखा, आपने जो लिखा ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो हम चलते फिरते बोल देते हैं। अभी आप इसी चैप्टर में आगे चल के सीखोगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसी और चीज को बोलते हैं। तो अब मेरी बात सुनो आप तो ध्यान से। देखो, यहां से यहां जाने पर साइज इंक्रीज होगा। क्यों? एज न्यू शेल इज एडेड। आप 4th पीरियड से 5th पीरियड आ गए हो, 5th शेल ऐड हो गया है, तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिमिलरली जब आप 4D से 5D जा रहे हो तो यहां पर भी नया शेल ऐड हुआ है, तो यहां पर भी साइज बढ़ना चाहिए था। तो ये एक फैक्टर है। दिस फैक्टर will try to increase size। सही है, एक नया शेल ऐड हुआ है तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ में Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। नाउ दिस फैक्टर will try to decrease
द साइज। तो देखो दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर साइज को बढ़ाना चाहता है और दूसरा फैक्टर साइज को कम करना चाहता है। अब बताओ क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो यहां पर क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। क्या होगी, बैलेंसिंग। तो इसीलिए दोनों फैक्टर बैलेंस आउट करते हैं। सो बोथ फैक्टर्स बैलेंस आउट, बैलेंस ईच अदर, एंड साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, आओ ये मैंने समझा दिया आपको। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 3D से 4D सीरीज साइज बढ़ेगी, लेकिन 4D सीरीज से 5D सीरीज साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। लेकिन ध्यान रखना लेंथेनॉइड्स कब आए, यह है ग्रुप 3, यह है ग्रुप 4, यह है ग्रुप 5। तो ग्रुप 3 के बाद, ग्रुप 3 के बाद ये ट्रेंड फॉलो होता है, यानी 3D टू 4D साइज बढ़ेगी और 4D टू 5D साइज क्या रहेगी, सेम। ध्यान रखना ग्रुप 3 में ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स ग्रुप 3 में आए हैं, उसके बाद ही ये अपना काम करते हैं। इस चीज को मैं बोलता हूं लेंथेनॉइड्स का जलवा। लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन तो मैं इसको नहीं बोलता हूं, मैं इसको क्या बोलता हूं, लेंथेनॉइड्स का जलवा बोलता हूं। तो आप भी इसको यही नाम दें कि ये क्या है, ये लेंथेनॉइड्स का जलवा है। सर जेड इफेक्टिव एक बार बता दीजिए। जब मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव के बारे में, है ना, एक सेकंड दे मुझे। है ना, तो जैसे मैंने आपको यहां पर बताया जेड इफेक्टिव के बारे में कि जब जब शील्डिंग पुअर होगी तो एफ की शील्डिंग पुअर है, एफ की शील्डिंग पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और उसकी वजह से साइज कम होगी। लेकिन एक नया शेल ऐड हो रहा है, उसकी वजह से साइज बढ़ेगी। तो दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं, साइज ऑलमोस्ट क्या रह जाती है, सेम। दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसीलिए हम देखेंगे, अभी लिख भी दूंगा मैं आगे। आओ अब एनसीईआरटी के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो देखो कह रही है कि द कर्व, आगे आएगा अभी, ये रहा कर्व, देख लो। तो इस कर्व में अगर आप देखें तो ये आपकी 5D सीरीज है, ये 4D है और ये 3D है। तो देखो 3D सीरीज से 4D सीरीज साइज बढ़ी, लेकिन 4D 5D में गैप बहुत कम है, साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। और उसका कारण आप देख ही चुके हो। तो आओ पढ़ते हैं इस चीज को डिटेल में। द कर्व्स इन फिगर 8.3 शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट, यानी 3D टू 4D साइज बढ़ रही है, 3D टू 4D साइज बढ़ रही है of the elements, but the radii of the third 5D series are virtually the same as those of the corresponding members of the second series, बोले तो 4D series. This phenomena is associated with the intervention of the 4f orbitals, which must be filled before the 5D series of elements begin. अब इसने लैंग्वेज को और डिफिकल्ट कर दिया। क्या कहना चाह रहा है कि जब 5D सीरीज की शुरुआत हुई तो लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनॉइड्स आए, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f, आप n-2f की जगह 4f वर्ड भी यूज कर सकते हो। 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स गए, और क्योंकि f की शील्डिंग पावर कम होती है तो z इफेक्टिव बढ़ा, और अगर z इफेक्टिव बढ़ा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो देखो यही कह रहा है, the filling of 4f before 5D orbitals result in a regular decrease in atomic radii called lanthanoid contraction, which essentially compensates for the expected increase in atomic size with increasing atomic number. The net result of the lanthanoid contraction is that the second and the third series exhibit similar radii and have very similar physical and chemical properties, much more than that
एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप। तो देखो यहां पर एनसीईआरटी में भी इसको नाम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिया है, बट एक्चुअल रीजन क्या होता है, शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। ये चीज हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अब कहानी ये है कि देखो ओवरऑल ट्रेंड की अगर मैं आपसे बात करूं, अब देखो याद रखने वाली चीज ये है, क्या है ओवरऑल ट्रेंड, कि अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लेते हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए समरी लिख रहा हूं, अभी तक अपने जो डिस्कस किया उसकी, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो आप प्रेडिक्ट में या तो लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो बताओ जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो साइज फर्स्ट डिक्रीजेस देन रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो डिक्रीजेस कहां, स्कैंडियम टू क्रोमियम डिक्रीज होती है, Fe कोबाल्ट और निकल के लिए कांस्टेंट रहती है, एंड इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ सीरीज, एट द एंड ऑफ सीरीज। तो सीरीज का एंड कहां पर हो रहा है, कॉपर और जिंक पर। लेकिन यहां पर जो मैंगनीज है वो ट्रेंड ब्रेकर है, इसकी साइज अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होती है, ज्यादा, यानी मैंगनीज जो है वो क्रोमियम से भी बड़ा है और आयरन से भी बड़ा है, सही है। चलिए अगर आप यहां पर जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, अब देखो टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो ध्यान दें आपके पास तीन सीरीज है, एक 3D सीरीज, एक आपके पास है 4D सीरीज और एक आपके पास है 5D सीरीज है। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज जाने पर साइज इंक्रीज होता है, जो कि आपको ग्राफ में भी दिख रहा है। 4D सीरीज वालों की साइज 3D वालों से क्या है, ज्यादा है। लेकिन 4D से 5D सीरीज साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड्स। तो अभी हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख रहे हैं इसको, जैसा शिखा आपने भी लिखा था, है ना। तो एनसीईआरटी में भी इस चीज को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला है, बट अभी अपन जब एफ ब्लॉक में चलेंगे तो हमको सीखने को मिलेगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असली मतलब क्या है। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असली मतलब नहीं है। कवि ये कह रहा है कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण है ना, सेम वही कारण यहां पर भी एप्लीकेबल है। खैर दिस चीज ये आप ध्यान रखना, कई लोग इसमें गलती करते हैं, वैलिड ओनली आफ्टर ग्रुप 3। तो जैसे ग्रुप 3 की बात करूं मैं, स्कैंडियम, उसके नीचे था यट्रियम, उसके नीचे था लेंथेनम, ये प्रेडिक्टेबल का ग्रुप 3 है। देखो लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड्स आए हैं, तो लेंथेनॉइड्स आएंगे उसके बाद ही उनका इंपैक्ट होगा। तो ये वाला जो ग्रुप है इट फॉलोज नॉर्मल ऑर्डर। तो ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखें। स्कैंडियम का साइज सबसे कम, फिर यट्रियम और फिर लेंथेनम। के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एफ सबशेल में जाएगा, और एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, Z इंक्रीज होता है। तो इसको कई लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण भी यही है। तो शिखा आपने जो लिखा ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो हम चलते फिरते बोल देते हैं। अभी आप इसी चैप्टर में आगे चल के सीखोगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसी और चीज को बोलते हैं। तो अब मेरी बात सुनो आप तो ध्यान से, देखो यहां से यहां जाने पर साइज इंक्रीज होगा, क्यों, एज न्यू शेल इज एडेड। आप फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड आ गए हो, फिफ्थ शेल ऐड हो गया है, तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिमिलरली जब आप 4D से 5D जा रहे हो तो यहां पर भी नया शेल ऐड हुआ है, तो यहां पर भी साइज बढ़ना चाहिए था। तो ये एक फैक्टर है, दिस फैक्टर will try to increase size। सही है,
एक नया शेल ऐड हुआ है तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ में z इफेक्टिव बढ़ रहा है। नाउ दिस फैक्टर will try to decrease the size। तो देखो दो अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर साइज को बढ़ाना चाहता है और दूसरा फैक्टर साइज को कम करना चाहता है। अब बताओ क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी तो यहां पर क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। क्या होगी, बैलेंसिंग। तो इसीलिए दोनों फैक्टर बैलेंस आउट करते हैं। So both factors balance out, balance each other, and size almost remains same। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। अलोंग द सीरीज देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एंटायर 4f ऑर्बिटल। तो साइज में जो डिक्रीज होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन कारण होता है। आगे बढ़ो। द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस coupled with increase in atomic mass result in a general increase in the density of these elements। Thus, from titanium to copper, the significant increase in the density may be noted। तो ये एक important point है, आप ये ध्यान रखना। On moving from left to right, on moving from left to right, बताओ density क्या होती है? Density of elements increases। तो ये चीज यहां पर होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आज का अपना पार्ट 1 आज अपन यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर्टीज पर मूव करेंगे, है ना। आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, है ना। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट क्लास हम आयनेशन एंथैल्पी से शुरू करेंगे। तो एक साथ बहुत सारा अपने को वैसे भी कवर नहीं करना है यहाँ पर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के लिए, इस टेबल को हम दोबारा यूज करते रहेंगे बार बार। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ये सिखाया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे आपको 3D 4D 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है और कैसे इन एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज का वेरिएशन होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अच्छा अभी आपको बता दूं, कल हमारा फिर से एक और सेशन होगा जहां पर हम आज जो हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो सेशन को आप बिल्कुल मिस मत करना। कल शाम को 5 बजे आपका वो सेशन होगा जहां पर मैं आपसे आज जो मैंने पढ़ाया उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे को दोबारा से मिलेंगे और यहाँ से आगे के पार्ट को कवर करेंगे। तो पूरा वीक है आपके पास इसके ऊपर काम करने के लिए। अब आपको डी ब्लॉक, जैसे हम डी ब्लॉक खत्म करेंगे आपको पता लगेगा कि आपको बहुत सारा पार्ट लॉजिकली याद हो चुका है और अब बहुत कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस डी ब्लॉक चैप्टर को याद करने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।